हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इट्स पर्टिकुलरली अबाउट लॉ, हाउ टू स्टडी सीए इंटर लॉ। अब इस वीडियो का अप्रोच क्या रहने वाला है ना, बेसिकली यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, 10 क्वेश्चंस, यस, एंड दोज 10 क्वेश्चंस कवर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग एवरी सिंगल थिंग। हर डाउट कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इन 10 क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगी, एवरी सिंगल डाउट वुड बी क्लियर। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर देती हूँ तो वन बाय वन आई वुड बी आंसरिंग दीज 10 क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चंस आंसर करने के बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि लॉ के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए। आई मे नॉट बी करेक्ट इन ऑल द थिंग्स, बट जहाँ पे आपको लगता है कि दिस थिंग इज हेल्पफुल, आप वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ऑडिट एज वेल, एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. This is the second video that is for law. I'll be making videos for other subjects as well. So yeah, let's start with the video. So we are moving towards the first question, that is sections and penalties and subsections को याद करना ज़रूरी है या नहीं. Let me tell you, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोई भी section याद ना रहे या कोई भी penalty याद ना रहे. कुछ sections तो होंगे, there must be some sections जो दिमाग में ऑलरेडी फिट होंगे, तो उनकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो जब एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वी वुड डेफिनेटली बी एबल टू कोड दोज सेक्शंस. Talking about sections which you are not able to retain in your mind, जहाँ पे आपको लग रहा है कि you need to make efforts to remember the section, to retain the section in your mind or the penalty, whatever it is. Let me tell you, sections अगर नहीं लिखते हैं बट अगर आंसर जो भी प्रोविजन है वो अच्छे से लिखते हैं, फैक्ट्स अगर अच्छे से लिखते हैं, कंक्लूजन अगर अच्छे से लिखते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा because you have missed a section. Marks would not be deducted just because of the fact that you have missed a section. या आपने लिखा, I mean जो लिखा नहीं है आपने section, कोई डिडक्ट नहीं होगा. But if you have written a wrong section, definitely marks would be deducted. आपका प्रोविजन कितना ही सही होगा, कंक्लूजन कितना ही सही होगा, फैक्ट्स कितने ही सही होंगे, गलत सेक्शन लिखने पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, गलत सब सेक्शन लिखने पे मार्क्स डिडक्ट होंगे. पूरे नहीं बट हाँ डिडक्ट तो होंगे. सो व्हाट्स द कंक्लूजन हियर? द कंक्लूजन इज कि सेक्शन अगर अच्छे से याद हो रहे हैं तो लिखो, क्योंकि सेक्शन देख के थोड़ा सा इंप्रेशन तो पड़ता ही है, एंड द एग्जामिनर मे इंक्रीज 1 or 2 marks. देयर इज ऑलवेज अ बोनस, राइट? बट अगर सेक्शंस याद नहीं रहे हैं तो ठीक है, यू गाइज हैव लेस टाइम, तो आप प्रोविजन पे ध्यान दो, सेक्शन मत याद करो, प्रोविजन अच्छे से लिख दो, क्योंकि अगर सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स कटने तो नहीं वाले. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोनस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, वो तो नहीं मिलेंगे, बट कटेंगे भी नहीं, मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे. प्लीज रॉन्ग सेक्शन तो बिल्कुल मत लिखना. It's always better to not write a section than to write a wrong section, because then the marks would be deducted. Talking about penalties, पेनल्टीज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती. कुछ पेपर्स में पेनल्टीज आई है, कुछ पेपर में पेनल्टीज नहीं आई है. सो देयर इज नो श्योरिटी अबाउट पेनल्टीज. पेनल्टीज को अगर आप याद नहीं भी करोगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट देन देयर आर सर्टेन पेनल्टीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर सर्टेन पेनल्टीज इन चैप्टर नंबर 2, सर्टेन पेनल्टीज इन LLP, जो आप अगर याद रखोगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर होगा. बट अगर नहीं भी आती है, नहीं भी याद हो रही है, पेनल्टी इज नॉट अ बिग डील. आई वुड ऑलवेज से इफ यू हैव टाइम, try to learn penalties, try to learn sections, but if you are feeling overburdened there is no need. But हाँ, गलत मत लिखने दा. Again the same rule applies. लिखना मत ठीक है, बट गलत मत लिखना. पेनल्टीज अगर अच्छे से याद हो रही है, comfortably remember it, retain it. नहीं हो रही है, it's okay, not a big deal. Now the next question is note making important. note making important है now, क्योंकि कम दिन बचे हैं आपके अटेम्प्ट में, तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि नोट्स बनाओ. ठीक है, बनाने पड़ेंगे, बट हाँ एज अ जनरल क्वेश्चन इफ यू आस्क, इंपॉर्टेंट है, नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है. द ओनली बेनिफिट ऑफ नोट मेकिंग इज बुक के अंदर जो होता है इट इज़ नॉट इन समटाइम्स इट्स नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड और अ स्ट्रक्चर्ड वे, बट आप जो नोट्स में लिखते हो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथों में होती है. यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर नोट्स. इतने कंफर्टेबल मैनर में आप अपने नोट्स बना सकते हो कि जब आप रिविजन करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी. नोट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये होता है कि रिविजन के टाइम पे नोट्स से इफ़ यू रिवाइज तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो नोट्स आपने बनाए हैं, यू नो वेरी वेल, अच्छे से याद करने लायक है वो नोट्स. ठीक है, सो इसलिए नोट मेकिंग आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है. बट अभी क्योंकि कम टाइम बचा है तो मैं नहीं बोलूँगी नोट्स बनाओ, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको लग रहा है बुक तो बहुत बल्कि है, नहीं पढ़ा जाएगा. सम टॉपिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल लॉ, बट सम फ्यू टॉपिक्स, फ्यू सेक्शंस तो ऐसे होंगे जो टेक्निकल लगते होंगे. टेक्निकल लगते हैं तो उनके लिए नोट्स बना लो. येस यू कैन मेक नोट्स. अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल इम्पॉसिबल है नोट्स बनाना, बना सकते हो, और उन नोट्स को फिर बार बार रिवाइज करो, आराम से याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा. राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एक्चुअली स्टडी लॉ.
ठीक है। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट, आप लॉ सेल्फ पढ़ रहे हो। सेकंड, आप लॉ पढ़ रहे हो किसी भी फैकल्टी से, वेदर इट्स पेड और फ्री, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री है या फिर पेड है, वॉट एवर इट इज़। तो जब आप लॉ किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो आपका क्या काम होता है, आपने एक बार क्लास ली ना, क्लास लेने के बाद ना प्लीज़ ब्रेक मत देना अपने आप को कि आज क्लास ले ली, कल रिवाइज कर लेंगे। द डे ऑन विच यू हैव टेकन द क्लास फॉर अ सर्टन कॉन्सेप्ट और अ प्रोविजन, उस ही दिन उसको रिवाइज करना मैंडेटरी हो जाता है अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। एक भी दिन स्किप करोगे तो यूल फील लाइक अगले दिन बट अगले दिन नहीं होता है। तो आज कोई लेक्चर लिया, उस लेक्चर को आज ही रिवाइज करो। दिस इज द रूल दैट इज अप्लाइड व्हेन यू आर टेकिंग अ क्लास। ओके, नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग सेल्फ, तो पहली बार किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, बहुत सारी मार्किंग्स भी करते हो, है ना, बुक के अंदर कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, आई मीन इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यू डू अ लॉट ऑफ मार्किंग्स व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ बुक। अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो तो या तो खुद के नोट्स बनाओगे या फिर आप किसी फैकल्टी के नोट्स लोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फैकल्टी के नोट्स पे जो मार्किंग्स करो, रिमेंबर दिस थिंग कि कुछ इस तरीके से करो उस मार्किंग्स को कि फर्दर रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, एक्रोनिम, स्टोरीज बना के लर्न करो, यू नो, बिकॉज जब सेल्फ पढ़ते हैं तो शायद ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं रह पाता दिमाग में, आप उसे स्टोरी की फॉर्म से याद कर लो, किसी तरीके से याद करो बट करो। एंड द सेम रूल अप्लाइज इन सेल्फ स्टडी एज वेल। आपने जो पढ़ा यू हैव टू रिवाइज इट ऑन द सेम डे, यू नो, दिस इज अचीव्ड थ्रू डिसिप्लिन। अगर नहीं होगा तो शायद आपके जो रिटेंशन पावर है वो वीक हो सकती है लॉ में। तो इसलिए जो पढ़ रहे हो उसी दिन उसे रिवाइज करो। दिट शुड बी अ रूल दैट यू शुड सेट फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिटेन लॉ। पढ़ लिया हमने, क्लासेस भी ले ली, या फिर सेल्फ पढ़ना था, सेल्फ भी पढ़ लिए। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स रिटेंशन। ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यूमुलेटिव रिविजन, ठीक है। मैंने बताया कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो हमें उसे उसी दिन रिवाइज करना है, रात को सोने से पहले या वट एवर टाइम यू मे कंसिडर एज सूटेबल। बट यहाँ पे चीज़ें एंड नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू रिटेंशन, बिकॉज आपका 2 मंथ्स बाद या जितने भी टाइम बाद एग्जाम है, May 25, तो आपको क्या करना होगा ना, अगर आपने कोई सर्टन टॉपिक पढ़ा उसको 2 दिन 3 दिन या जो भी टॉपिक की डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आप सपोज 3 डेज चूज करते हो, तो 3 डेज बाद उसको वापस से रिवाइज करो, ब्रशअप करो। बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है आज पढ़ा और आज के रात रिवाइज भी कर लिया, ओके दैट्स फाइन थिंग, बट उसको सीधा हम 7-8 दिन बाद अगर लेने बैठेंगे और सोचेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस से वो अपने आप दिमाग में आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। 2 डेज बाद, 3 डेज बाद उसे ब्रश अप कर लो। पता है, इट्स बेटर टू रिवाइज रेगुलरली देन टू स्टार्ट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए बेटर है कि आप उसे रेगुलरली रिवाइज करो, बिकॉज रिटेंशन इज पॉसिबल थ्रू दैट वे ओनली। ना सपोज अ टॉपिक इज वेरी देयर इज अ सर्टेन टॉपिक दैट इज वेरी टेक्निकल, उसको कैसे टैकल करें, मैंने बताया था पहले भी। नोट्स, चार्ट्स, वट एवर यू फील सूटेबल, उसको ड्रॉ करके, मतलब चार्ट्स बना के आप उसको बहुत इजी तरीके से टैकल कर सकते हो। ट्रस्ट में बहुत इजी तरीके से वो टैकल हो सकता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि हमने किसी भी चीज़ का माइंड मैप या चार्ट बना लिया, बहुत अच्छे से हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए हम अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। तो जो आपको ठीक लगे, बट रिमेंबर दिस वन थिंग, जब तक आपके एग्जाम टाइम तक कोई चीज़ दिमाग में रिटेन नहीं रहेगी ना, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन लॉ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। कोई भी टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ आई एम कंसिडरिंग कि आप लोगों ने मार्क किए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट रिविजन के दौरान। अगर नहीं भी मार्क किए हैं तो इट्स ओके। अगर आप पहली बार भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो तो अभी से मार्क कर लो क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, कि इन्हें लास्ट डे पे मैं देख सकता हूँ या सकती हूँ ऑन द 1.5 डेज। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस मार्क करो। ऊपर से जल्दी जल्दी देख लो कौन से क्वेश्चन सिमिलर है, उनको करना ही नहीं है, छोड़ देना है। जो क्वेश्चन लग रहा है ओके न्यू वन, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिख के प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही लिंक्ड है स्पीड। तो अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो इट वुड गिव यू डबल एडवांटेज। ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना तो डेफिनेटली आ ही जाएगा आप लोगों को, बट दूसरी एडवांटेज क्या मिलेगी? दूसरी एडवांटेज ये मिलेगी कि आपके पेपर में जो स्पीड हमें चाहिए होती है लॉ के एग्जाम के अंदर, वो स्पीड भी आपकी बन जाएगी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दोगे। तो एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर बहुत बड़ा सेक्शन है, CSR हो गया या डिवेंचर वाला हो गया, ये सेक्शन है तो ठीक है, आप कर सकते हो कुछ लाइक अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बट
2 to 3 क्वेश्चंस फॉर अ सिंगल टॉपिक इज आई फील लाइक राइट, और वो भी आप उसमें से सेग्रीगेट करोगे. मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क करके रखो ये क्वेश्चन ए कैटेगरी का है, इसको मुझे एग्जाम के टाइम पे भी देखना पड़ेगा, दैट्स अ नेसेसरी थिंग. तो कुछ ऐसे एफर्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, जो हमें अभी लगता है कि वो यूजफुल नहीं होंगे, बट वो बाद में जाके जब रिविजन टाइम आता है ना, एंड डे वाला टाइम, बहुत यूजफुल होते हैं. मार्किंग्स करना बहुत यूजफुल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन लॉ. मैं कुछ स्पेशल तो बता नहीं दूंगी, वही जो सबने बताया है, बट स्टिल फॉर द पर्पज ऑफ कवरिंग द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजन. प्रोविजन लिखना है. अब उसमें आप सेक्शन मेंशन करो ना करो, आपकी मर्जी, आता है तो करो, नहीं आता तो मत करो. प्रोविजन लिख दिया. प्रोविजन लिखने के बाद अच्छा देयर इज वन थिंग, पूरा प्रोविजन नहीं छाप देना है. प्रोविजन में भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड वाला पार्ट ही हमें लिखना है. समटाइम्स इट हैपन्स ना, हमने इतना सारा पढ़ रखा होता है कि वी थिंक कि सब कुछ लिख देते हैं, बट सब कुछ नहीं लिखना होता है, राइट. सो जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो लिखो, उस केस से रिलेटेड जो भी है वो प्रोविजन लिखो. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बेसिकली आप रिलेट करो उसे फैक्ट्स के साथ. सम पीपल जस्ट राइट फैक्ट्स की स्टोरी में ये हुआ है, क्वेश्चन में ये हुआ है, बट यू हैव टू रिलेट दोज फैक्ट्स विद द क्वेश्चन. Until and unless you relate those facts with the question ना, marks would not be granted. Relate the facts with the question. पहले facts लिखो, facts लिखने के बाद उसे relate भी तो करो provision के साथ. facts को I'm sorry, facts को you have to relate with the provision, not the question, sorry. facts को you have to relate with the provision. एक बार relation हो गया, उसके बाद you have to frame the conclusion. This is how an answer is framed. Next question is how to handle MCQ question in exam. Basically MCQ question जो होते हैं ना law में, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं. ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट चेकिंग होती है वहाँ पे बेसिकली. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको MCQs को बहुत ही एफिशिएंटली MCQs में मार्क्स चाहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. MCQs को टैकल करने के लिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ज़रूरी है बुक के अंदर, क्योंकि कहीं पे अगर 15 डेज का 30 भी हो गया ना, दिखेगी नहीं वो गलती, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं ना लॉ के अंदर या फॉर एनी सब्जेक्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच इज़ द करेक्ट वन इवन व्हेन वी हैड रेड द कॉन्सेप्ट मेनी टाइम्स. तो 2 थिंग्स आई वुड से, 2 थिंग्स. कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की. अभी से तैयारी कर लो कि कॉन्सेप्ट तो डीप में पढ़ना ही है. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइन बाय लाइन रीडिंग, डीप एनालिसिस. जो पढ़ रहे हो ना उसे देखो, व्हाट डज इट मीन. उसमें देखो 15 डेज है या 30 डेज है, कहीं आप चूक तो नहीं रहे हो. 15 डेज या 30 डेज में, 60 डेज या 30 डेज में. सो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट इन MCQ. MCQ में 1 मिनट से ज़्यादा मत देना, लग रहा है तो छोड़ देना, ठीक है. 1 मिनट भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, आई डोंट नो, बट 1 मिनट ज़्यादा नहीं बोला है मैंने, खैर 1 मिनट से ज़्यादा MCQ में मत देना. नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज दोज 3 आवर्स. दोज 3 आवर्स उसको मैनेज करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है. सबसे पहले तो 3 डिसीजंस आपको बनाने हैं एग्जाम हॉल में. 3 डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक. पहला डिसीजन, शुड आई अटेम्प्ट द MCQ फर्स्ट और द डिस्क्रिप्टिव पार्ट फर्स्ट. पहला डिसीजन ये करो, डिसाइड between 2 ways whether should I attempt MCQ part first or the descriptive one first. पहला डिसीजन बन गया. दूसरा डिसीजन आपको बनाना है, अगर आपने MCQ चुना तो उसमें तो कोई डिसीजन की ज़रूरत नहीं है, जो आता है पहले वो कर दो. बट डिस्क्रिप्टिव चुना है तो द सेकेंड डिसीजन दैट यू हैव टू मेक इज कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ये डिसीजन. तीसरा डिसीजन आपको जो बनाना है एग्जाम हॉल में वो ये है, सीक्वेंस क्या रहेगा मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का. सीक्वेंस आपका हमेशा वो रहना चाहिए जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो उसको सबसे पहले करो. जो क्वेश्चन आपको लगता है यार ये मैं खुद से बना के लिखूंगा या लिखूंगी क्योंकि मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, तो उसको बाद में अटेम्प्ट करो. सीधी सी बात है ना, जहाँ मार्क्स जल्दी आ रहे हैं उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो. तो 3 डिसीजन अगर आपने इफेक्टिवली बना लिए एग्जाम के अंदर, आपका टाइम तो मैनेज आराम से हो ही जाएगा. एग्जाम हॉल में जाते ही वो जो 15 मिनट्स होते हैं ना उनको इसी तरीके से यूटिलाइज करना है. फर्स्ट, डिसाइड बिटवीन वेदर टू अटेम्प्ट MCQ फर्स्ट और डिस्क्रिप्टिव पार्ट फर्स्ट. सेकेंड, डिस्क्रिप्टिव में कौन सा छोड़ना है. एंड थर्ड, सीक्वेंस क्या रहेगा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने का. मैं बता रही हूँ अगर ये 3 डिसीजन आपने सही तरीके से बना लिए, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ बिग डील. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन दैट इज एनी ABC एनालिसिस. सी
मैंने ना अब तक में 2-3 वीडियोस डाले होंगे जब से मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, और हर एक वीडियो में मैंने यही चीज़ बोली है कि ABC एनालिसिस डजंट वर्क एट ऑल। नहीं करता, अब तो बिल्कुल वर्क नहीं करता। मैंने खुद ने फॉलो किया था और मैंने खुद ने कॉन्सिक्वेंसेज देखे हैं। इट डजंट वर्क, इट ऑनेस्टली डजंट वर्क, क्योंकि जो सबसे मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक है वो उठ के आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट एक होता है ना जनरल व्यू के हिसाब से ना अदर लॉज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। अदर लॉज में भी फेमा, LLP और GCA, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये 3 तो बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना, मत छोड़ना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिलाई कम्प्लीटली ऑन अदर लॉज, नो, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, फेमा बहुत अच्छे से करना, LLP बहुत अच्छे से करना, GCA बहुत अच्छे से करना, ठीक है। कुछ लोगों को स्टैट्यूट्स डिफिकल्ट लगता है। मैं खुद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स छोड़ के गई थी। अगर नहीं जाती छोड़ के तो मेरे शायद थोड़े मार्क्स इंक्रीज हो जाते। बट हाँ, मैक्स टू मैक्स आप 2 या 3 चैप्टर्स, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैक्स 3 चैप्टर्स छोड़ सकते हो, प्लीज़। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। कि मैंने मैक्स कितने चैप्टर्स छोड़े थे, मैंने भी मैक्स 3 चैप्टर्स छोड़े थे जो मैं नहीं पढ़ के गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें पढ़ रखा था, रिविजन नहीं कर रखा था। बट द सेम थिंग ना, फर्स्ट टाइम पढ़ के भी क्या ही फ़ायदा जब रिविजन नहीं होता तो। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं तो 3 भी नहीं 2 कहूँगी, 2 चैप्टर्स छोड़ दो। उससे ज़्यादा किसी को मत छोड़ना, सब पे फोकस करना, ठीक है। स्पेसिफिक स्टडी, सिलेक्टिव स्टडी डजंट वर्क एट ऑल, राइट। सो दिस वाज ऑल। जो भी क्वेश्चंस मुझे आंसर करने थे, आई होप ये हेल्पफुल होंगे। स्टिल यू हैव अ डाउट, यू कैन कॉमेंट डाउन योर डाउट एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।